हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। जो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वो है आपकी क्लास 11th की आरओ बुक का 13वां अध्याय हमारा है वे आँखें। इस चैप्टर को हम पढ़ और समझ दोनों ही चुके हैं। अब इस पर आधारित हम एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे आजकल सभी एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम्स टेस्ट सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को देखना। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है वो है हमारा क्या, वे आंखें कविता किसके द्वारा रचित है, यानी कि ये कविता किसने लिखी है। भवानी प्रसाद मिश्र ने, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत या मीरा बाई। तो हम सभी को पता है कि ये वे आंखें कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसान का बेटा किसकी लाठी से मारा गया था। तो ये कविता थी एक किसान के ऊपर, हम लोगों ने पढ़ी थी किस तरीके से उसके पास सब कुछ अच्छा था और धीरे धीरे उसके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, उसी तरह उसके पुत्र की भी मृत्यु हुई थी। तो वो किसकी लाठियों के द्वारा, किसकी लाठी से कूट कूट के मारा गया था, बहुत मारा गया था उसको, किसकी लाठी थी, पुलिस की, पड़ोसी की, कारकुन की या गुंडे की। तो वो क्या था, जमींदार के कारकुनों के द्वारा लाठियों से वो मारा गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उजरी कौन थी। उजरी एक नाम लिया गया है कविता के अंदर, वो किसके लिए, किसका नाम था, वो बेटी का, गाय का, पुत्रवधू का या पत्नी का। तो उजरी क्या था, उजरी एक गाय का नाम था जो किसान के अलावा किसी को भी दूध देने के लिए हाथ नहीं लगाने देती थी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पतोहू को किसने पकड़वा लिया था। मतलब किसने पकड़वाया था और बुलवा लिया था। घरनी ने, कोतवाल ने, राजा ने या जमींदार ने। तो किसने बुलवाया था, कोतवाल ने। कोतवाल यानी कि पुलिस वाले ने उसको पकड़वा कर बुलवा लिया था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, परंपरावादी जोरू को क्या मानते हैं। परंपरावादी जो लोग होते हैं अपनी परंपराओं पर ही चलते रहते हैं, वो जोरू अर्थात पत्नी को क्या मानते हैं, जैसा कि इस कविता में भी दिया हुआ है। तो कैसा था, दिव्य शक्ति मानते हैं, आपकी क्या रचयित्री मानते हैं, मतलब किसी चीज की रचना करने वाली मानते हैं, पैर की जूती या शांता। शांता मतलब एकदम काम कूल रहने वाली, शांत रहने वाली स्त्री। तो यहाँ पर परंपरावादी लोगों द्वारा जोरू अर्थात पत्नी को माना जाता है पैर की जूती के समान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसान की पुत्रवधू कैसे मरी। उसकी पुत्रवधू कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई, जल कर, कट कर, कुएं में डूब कर या रोग से। तो जो उसकी पुत्रवधू अर्थात बहू थी वो कुएं में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुई थी। उसे जो है कोतवाल में बुलाया गया था, उसकी इज्जत लूट ली गई और इसी कारण उसके ऊपर दोष भी लगाया गया कि उसके पति की मृत्यु भी उसी के कारण हुई, इसलिए उसने कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, पहाड़ से गिरने से, दुर्घटना से, कैंसर से या दवा की कमी से। तो क्या कारण था, वो उसके पास पैसे नहीं थे दवा खरीदने के लिए किसान के पास, और इसी कमी के कारण जो है उसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी भावना किसान की निराश आंखों में क्षण भर के लिए चमक लाती है। ऐसी कौन सी चीज भावना है जो उसकी निराश आंखें, जैसे हम लोगों ने पढ़ी हैं एकदम अंधकार गुहा सरी की, तो वो वैसी आंखों में क्या चीज, किस चीज जो है जरा देर के लिए चमक ले आती है। विगत सुख की स्मृति, यानी कि जो सुख बीत गए उनकी याद, बचपन के दिनों की याद, जवानी की मस्ती या अतीत की स्मृति। तो जो लाती है वो विगत सुख की स्मृति, यानी कि जो सुख भरे दिन थे उनकी याद जो है वो क्षण भर के लिए किसान की आंखों में चमक ले आती है। भाई घरा पूरा परिवार था, उसके अपने खेत थे लहलहाते हरियाले, तो वही सब जब वो याद करता है तो वो पल भर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9,
वे आंखें शीर्षक कविता में किसकी आंखों का वर्णन किया गया है? ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं वे आंखें, इसमें किसकी आंखों के बारे में हम बात कर रहे हैं? कवि की, प्रिया की, बच्चे की या किसान की? तो यहाँ पर जो हमने बात करी है वो है किसान की आंखों के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? किसकी आंखों से कवि का मन डर गया है? कौन है कवि का मन जिसकी आंखों से डरा हुआ है? शेर की, किसान की, बिल्ली की या भूत की? तो किसान की जो दुख भरी आंखें हैं जिनमें इतना अंधकार भरा हुआ है, उन आंखों को देखकर कवि का मन डर गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? किसान की आंखों में क्या भरा हुआ है? क्या चीज उसकी आंखों में भरी है? दैन दुख का नीरव रोदन, प्रसन्नता से उत्पन्न चमक, उत्साह या क्रोध? तो किसान की आंखों में भरा है दैन्य दुख का नीरव रोदन। ये वर्डिंग आपकी बुक जो है, लाइन जो है दी हुई है कविता की, ध्यान रखिएगा। तो क्या भरा है उसकी आंखों में? दैन्य दुख का नीरव रोदन। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या है? कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे करी है? कवि ने जो किसान की आंखें करी उससे तुलना किससे करी? अंधेरी गुफा, झील सी आंखों, भोली भाली आंखों या नीली आंखों से? तो कैसे उन्होंने बोला है? अंधेरी गुफा से। कवि ने किसान की आंखों की तुलना अंधेरी गुफा से करी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया? वे आंखें कविता में किसने किसका साथ छोड़ दिया? किसने किसका साथ छोड़ा? महाजन ने जमींदार का, कारिंदे ने जमींदार का, संसार ने किसान का, किसान ने महाजन का? तो जो इस कविता में हमने देखा था तो क्या था, जो है वो किसान का, इस संसार ने किसान का साथ छोड़ दिया था, इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा दुख में, उसका कोई साथ देने वाला नहीं था कि उसको कोई हेल्प करता, कुछ करता, ऐसा था। तो इसीलिए वो और ज़्यादा दुखी था। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? किसान किन खेतों से बेदखल हुआ था? किसान किस तरह के खेत थे जिनसे बेदखल हुआ था? जो लहलहा रहे थे, जो सूखे पड़े थे, जिनमें बाढ़ का पानी भरा था, या जो बंजर थे? तो कैसे खेत थे? जो लहलहा रहे थे, यानी कि पूरी तरह हरियाली भरे पूर्ण थे, और उन्हीं खेतों से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? जीवन की हरियाली से क्या तात्पर्य है? जीवन की जो हरियाली है इससे मतलब क्या लिया गया है? जीवन की प्रसन्नता, जीवन का संघर्ष, जीवन का दुख या जीवन की गरीबी? तो यहाँ पर जो जीवन की हरियाली का तात्पर्य दिया है वो है जीवन की प्रसन्नता, यानी कि जब जीवन उसका किसान का जीवन बहुत खुशी था, सब कुछ था, लहलहाते, परिवार के लोग भी थे। तो यहाँ पर जब खेत की हरियाली का मतलब खेत भरे संपन्न अच्छे से, और यहाँ पर क्या है? जीवन की हरियाली से मतलब जब उसके पास चारों तरफ सुख ही सुख था, प्रसन्नता थी, सब कुछ उसके पास था, उससे तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? किसान का बेटा किस अवस्था में मारा गया? किसान का जो बेटा था वो किस अवस्था में था, यानी कि वो अपनी उम्र के कौन से पड़ाव पर था जब वो उसको मार दिया गया? वो बचपन में था, गरीबी में था, जवानी में था या बुढ़ापे में था? तो वो क्या था? जवानी में था। किसान का बेटा जवानी की अवस्था में ही कारकुनों की लाठी द्वारा मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? किसान का घर द्वार किसने बिकवा दिया? उसका घर द्वार कैसे बिक गया? क्या हुआ था जो उसका किसने, कौन व्यक्ति था जिसने आकर उसका घर द्वार बिकवा दिया? पुलिस ने, महाजन ने, पंचायत ने या जमींदार ने? तो किसने बिकवाया था? महाजन ने उसका घर बिकवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? किसान की आंखों में रह रहकर क्या चुभती थी? उसकी आंखों में क्या चीज थी जो रह रहकर चुभ रही थी? नीलाम हुई बैलों की जोड़ी, तेज रोशनी, पत्नी की मृत्यु या महाजन का धन? जो चुभ रहा था उसकी आंखों में वो था कि उसके बैलों की जोड़ी, जिसको उसकी आंखों के सामने ही नीलाम कर दिया गया था, यानी कि बेच दिया गया था, बोली लगाई गई थी, तो वो चीज उसकी आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रही थी। क्वेश्चन नंबर 19
किसान की आंखों में क्या नाचा करती थी, क्या चीज उसकी आंखों में बार बार घूम कर आया करती थी? सुखी जीवन रूपी खेती, चिंता, निराशा या गरीबी? तो जो उसकी आंखों में बार बार आया करती थी वो थी सुखी जीवन रूपी खेती, यानी कि उसका सुख जो था, जी सुख भरा जीवन था और जिनमें खेती भी बहुत ही अच्छी थी, ऐसा जीवन उसका बार बार उसकी आंखों के सामने आया करता था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? किसान की दुधमुही बच्ची क्यों मर गई? दुधमुही मतलब जो दूध पीने वाली 2 दिन की बच्ची थी, वो कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गई? देख रेख के बिना, भूख के कारण, गरीबी के कारण या छत से गिरने के कारण? अब 2 दिन की बच्ची थी, उसकी माँ जब मृत्यु को प्राप्त हो गई तो उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, तो वह कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई? देख रेख के बिना, यानी कि उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था और वो छोटी सी बच्ची मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, किसने किसे पति घातिन कहा? पतिन घातिन किसने कहा और किसको कहा? कौन था वो? समाज ने विधवा को, कन्या को माता पिता ने, वेश्या को पुलिस ने, सौत ने सौत को? तो किसने बोला था? समाज ने विधवा को, अर्थात समाज, जो पूरा गांव का समाज था सबने। और जो विधवा कौन थी? जो किसान की पुत्रवधू थी, जिसके बेटे को जमींदारों ने मार दिया था, उसी स्त्री को जो है समाज यानी समाज ने विधवा को पतिघातिन कहा था। अब है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? किसे याद करके किसान की छाती पर सांप लोटते थे? किसको याद करता था कि उसकी छाती में सांप लौटने का मतलब बहुत अधिक तकलीफ होना? एक मुहावरा है सांप, कलेजे पे सांप लौटना, तो मतलब क्या है? बहुत अधिक तकलीफ होती थी। खेतों को याद करके, मरे हुए जवान बेटे को याद कर, मृत पत्नी को याद करके, बिके हुए बैलों को याद करके। तो क्या था? मरे हुए जवान बेटे को याद करके किसान के कलेजे पर सांप लूटते थे। क्वेश्चन नंबर 23, वे आंखें कविता पंत जी की किस दौर की कविता है? मतलब उन्होंने किस दौर में ये एक कविता लिखी है? छायावादी दौर था, प्रगतिवादी दौर था, प्रयोगवादी दौर था या रहस्यवादी दौर था? तो ये दौर जो था वो था प्रगतिवादी। आप जब भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करें तो हमेशा लेखक का जीवन परिचय, पाठ परिचय और क्या कहते हैं, आप जितनी भी कविता है उनको सब अच्छे से पढ़िए, साथ ही उनकी व्याख्याओं को ध्यान से देखिए, उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यानी कि उनके जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, जितनी भी एक्सरसाइज रहती हैं वो, साथ ही अगर कोई विशेष टिप्पणी दी गई है तो उसे भी पढ़िए। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो ये कहाँ था? ये हमारा था लेखक परिचय, जहाँ उनकी काव्यगत विशेषताएं आती हैं, वहां पर ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो ध्यान आपको रखना है कि लेखक परिचय, पाठ परिचय में से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना होगा। तो जैसे वे आंखें कविताएं पंत जी ने अपने प्रगतिवादी दौर में लिखी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? कुर्क हुई बरघों की जोड़ी में बरघों का क्या तात्पर्य? बरघों का क्या मतलब होता है? पलंग, हल, बैल, गाड़ी। तो यहां पर बरघों का तात्पर्य है बैल से, यानी कि बैलों की जो जोड़ी थी वो कुर्क हुई अर्थात नीलाम हुई। ये तात्पर्य यहां निकल रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कारकुनों कौन होते हैं? कारकुनों दिया गया ना, उसका मतलब क्या होता है? ये कौन होते हैं? सरकारी पटवारी होते हैं, जमींदार के कारिंदे होते हैं यानी जमींदार के लोग होते हैं, सरकारी पुलिस होती है या तहसीलदार के कारिंदे यानी तहसीलदार के लोग होते हैं। तो यहाँ पर कारकुनों से तात्पर्य है जमींदार के कारिंदे, यानी कि जमींदार जो होता है व्यक्ति, उसके जो लोग होते हैं उनको बोला गया कारकुनों। अब है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? किसान की आंखें किस अंधकार के जैसी हैं? किसके अंधकार के? कहाँ का अंधकार उनकी आंखों में भरा हुआ है? कालिमा, घनेपन, गुफा या चादर? तो किसान की आंखों में कैसा अंधकार है? जैसा गुफा में अंधकार होता है, किसी केव में चले जाइए तो जैसा अंधकार अंदर होता है वैसे ही उसकी आंखों में अंधकार दिया हुआ है। कवि ने ऐसी ही अंधकार की बात करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27,
27 में क्या दिया है, कारकुनों की लाठी से किसान का कौन मारा गया था। कारकुनों की लाठी से कौन मार दिया गया था, बैल, पुत्र, नौकर या भाई। तो कारकुनों की लाठी से मारा गया था किसान का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया, किसकी सुध करने से किसान की छाती फटती है। यहाँ सुध से तात्पर्य है याद करने से, किसकी याद आने से उसकी छाती फटने लगती है, यानी कि बहुत ज्यादा उसे तकलीफ होने लगती है। पुत्र की, पत्नी की, बिटिया की या बैल की। तो सही क्या है, जब उसे पुत्र की याद आती है तो उसकी छाती दुख से फटने लगती है। किसकी, किसान की। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया, उजरी शब्द का क्या अर्थ है। उजरी एक गाय का नाम था, ये तो हमने जान लिया कि जो किसान की गाय थी उजरी उसका नाम था, लेकिन इस उजरी शब्द का मतलब क्या होता है, नील, सफेद, काली या भूरी। तो उजरी से तात्पर्य, उजरी शब्द का मतलब होता है सफेद, यानी कि वो गाय कैसी थी, सफेद, इसीलिए उसका नाम उजरी रख दिया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, किसान की शून्य आंखों में देखने से कवि को कैसा अनुभव होता है। उसकी शून्य आंखें मतलब उसके अंदर कोई भाव, तकलीफ है एकदम पूरी तरीके से, तो उसकी जब आंखों में देखते हैं तो कवि को कैसा महसूस हो रहा है, भय लग रहा है, खुशी का अनुभव महसूस हो रहा है, निराशा हो रही है या दुख हो रहा है। तो कवि को क्या अनुभव होता है, कवि को भय लगता है, अर्थात उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है किसान की आंखों में देखने, उसकी आंखों में इतना दुख है, इतना तकलीफ है कि उनको डर लग रहा है देखने से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, किसने थोड़े से ऋण के बदले किसानों की सारी खेती हथिया ली थी। किसने थोड़ा सा ऋण दिया था, ऋण मतलब उधार दिया था और उसकी पूरी खेती हथिया ली। कौन था वो, सरकार ने, जमींदारों ने, अमीरों ने या सूदखोर सेठों ने। तो किसने उसकी हत्या ली थी, सूदखोर जो सेठ थे उन्होंने जरा सा ऋण देकर उसकी पूरी खेती हथिया ली थी। मतलब आप सूदखोर का मतलब तात्पर्य ये होता है कि मान लीजिए हमने थोड़ा सा ऋण लिया, मान लीजिए हमने 1000 रुपए का उधार लिया, अब उस पे सूद कितना लगा रहे हैं, वो 1500 रुपए सूद लगा रहे हैं, मतलब टैक्स लगा रहे हैं, इंटरेस्ट लगा रहे हैं, वो कितना 1500 रुपए। अब हमारे मूल चुकाने की तो बारी नहीं आ रही, हम इंटरेस्ट चुकाते जा रहे हैं और हम कंगाल होते चले जा रहे हैं, और मेरा जो मूल था वो तो वैसा का वैसा है, इंटरेस्ट ही चुकाते चले जा रहे हैं। तो ये होता है सूदखोर, मतलब बहुत, मतलब जितना आपने लिया है उससे कहीं ज़्यादा आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, किसकी नीलामी की स्मृति किसान के मन में वेदना जगा देती है। किसकी नीलामी हुई थी कि किसान का मन जो है वो तकलीफ से भर जाता है, फसलों की, संपत्ति की, घर की या बैलों की। तो नीलामी किसकी हुई थी, बैलों की। बैलों की नीलामी जो है वो किसान की मन में वेदना यानी कि तकलीफ को जगा देती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, वे आंखें कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है। ये कविता जो हम पढ़ रहे हैं इसमें किस चीज का चित्रण किया गया है, दुखी स्त्री की आंखों का, समाज में रहने वाले गरीबों का, स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो वर्णन किया गया है ये है स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की जो दुर्दशा थी उसका वर्णन वे आंखें कविता में कवि यानी कि पंत जी ने किया है। सॉरी। अब है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है, संसार कगार सदस्य बह खिसका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार जब हमने पढ़े थे कि हर अलंकार को पहचानने के लिए कोई ना कोई वर्ड होता है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर तुलना करी, संसार जैसा है, नदी जैसे किनारे से खिसक कर बह जाती है, वैसे ही संसार जो है किसान से अलग होकर खिसक कर कहीं चला गया। तो यहाँ पर संसार को कैसा बताया है, नदी के समान बताया गया है। तो यहाँ पर तुलना करी जा रही है, उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा हमारा, उपमा अलंकार
होगा। क्यों, देखिए आप यहाँ पर सदस्य जैसा शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो सदस्य इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किस अलंकार का कीवर्ड होता है? उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, सदस्य जैसे जो है शब्दों को इस्तेमाल करना, ये इनकी पहचान है कि अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ क्या है हमारा? उपमा अलंकार होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है? कविता से पहले किसान की स्थिति कैसी थी? यानी कि जो कविता लिखी उससे पहले, कविता तो लिखी गई जब वो दुख में था, उससे पहले उसकी स्थिति कैसी थी? किसान के अपने खेत थे, किसान की आंखों में स्वाभिमान की चमक थी, उसका जीवन खुशहाल था, उपरोक्त सभी। तो यानी कि जब ये कविता लिखी गई उस समय तक तो किसान दुखी हो चुका था, लेकिन उससे पहले कैसा था? उसमें स्वाभिमान था, उसके अपने खेत थे, वो बहुत ही खुश था, परिवार था, सभी कुछ। तो यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त सभी कुछ उसके पास में था। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? किसान को खेतों से बेदखल क्यों कर दिया गया? उसके जो अपने खेत थे उससे उन्हें क्यों निकाल दिया गया था? क्या कारण दिया गया है? वह महाजनों से लिए हुए ऋण को चुका नहीं पाया, महाजनों से जो ऋण लिया था उसे चुका नहीं दिया। महाजनों ने उसकी जमीन अपने नाम कर ली, उसका महाजनों के साथ झगड़ा हो गया, ये उपरोक्त सभी। तो कारण क्या था? वह महाजनों से जो उसने ऋण यानी कि उधार लिया था उसे चुका नहीं पाया, इसलिए महाजनों ने उसे उसके खेतों से बेदखल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है? आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों का तारा ये मुहावरा होता है, तो इसके मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा होना, आंखों में दोष होना, आंखों की पुतली होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंखों का तारे का मतलब होता है बहुत प्यारा, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा प्यारा हो, जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसको हम बोलते क्या है? आंखों का तारा। अब है क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है? किसान की आंखें क्यों भर आती हैं? भर आती है मतलब उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? क्या कारण है उसका? धन के अभाव में पत्नी का इलाज नहीं करवा पाने से उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए पत्नी की मृत्यु हो जाने से उसकी दुधमुही बच्ची की भी मृत्यु हो गई। महाजन ने उसका घर द्वार बिकवा दिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वो सभी इन सभी कारण की वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त ये सभी कारण है जिससे उसकी आंखें भर आती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? किसान की पतोहू को पति घातिन क्यों कहा गया? क्या कारण था कि उसको ये पति, भाई समाज ने जो है उसे पति घातिन बोल दिया, लेकिन क्या कारण था बोलने का? किसान के जवान बेटे के जमींदार के द्वारा मारे जाने के कारण, सामाजिक कुरीतियों के कारण, समाज में नारियों की स्थिति अच्छी ना होने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो कारण क्या था? उस समय समाज में नारियों की स्थिति अच्छी नहीं थी आजादी से पहले, मतलब कुछ भी गलत हो तो सीधे सीधे नारियों पर ही दोष लगा दिया जाता कि घर की स्त्री ने ऐसा किया। तो यहाँ पर वहां पर जो स्थिति अच्छी नहीं थी, हर चीज हर का दोष का आरोपण जो है नारियों पर कर दिया जाता था। तो क्या था? समाज में नारियों की स्थिति अच्छी ना होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? किसान के मन में किसकी मृत्यु पर अधिक दुख है और क्यों? उसके मन में सबसे ज्यादा किसकी मृत्यु का दुख है और क्यों है? क्या कारण है? पत्नी की मृत्यु का है, वह जीवन साथी थी इसलिए। पुत्र की मृत्यु का है, वह उसके बुढ़ापे का सहारा था। पुत्री की है कि वो बहुत छोटी थी। पतोहू का है कि वह निर्दोष थी। तो किसान को जो सबसे ज्यादा किसी की मृत्यु का दुख है वो है पुत्र की। क्यों? क्योंकि उसके बुढ़ापे का वही सहारा था, मतलब जब वो बूढ़ा हो जाता तो उसकी बुढ़ापे का वो सहारा रहता, उसकी देखभाल करना, सब करना वो उसी की जिम्मेदारी होती। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया गया है? किसान की चितवन शीघ्र ही शून्य क्यों गड़ जाती है? चितवन का मतलब तात्पर्य उसकी आंखें शून्य में क्यों गड़ जाती हैं? क्या कारण है कि वो कहीं पर खो जाता है? किसान वर्तमान में अपने आप को लुटा हुआ सा पाता है, इसलिए पुराने सुखों का स्मरण कर वह गहरी सोच में डूब जाता है। किसान आज दीनता व विश्वस्ता
का जीवन जी रहा है या उपरोक्त सभी। तो उसकी आंखें जो शून्यता में गड़ जाती हैं, अर्थात एक पल के लिए एकदम उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं तैरता, तो वो कब होता है, जब उसे अपने पुराने सुखों का जो है स्मरण हो कर वह गहरी सोच में डूब जाता है। जब वो सोच में चला जाता है तो उस समय कुछ नहीं, कुछ उसकी आंखों में नहीं तैरता है। अब है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, तीखी नोक सदृश बह जाती इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अभी जैसे हमने आपको बताया था कि हर अलंकार का कोई कीवर्ड होता है, तो जैसे यहां पे भी आप देख रहे हैं तीखी नोक सदृश बह निकला। तीखी नोक, तीखी नोक मतलब कोई चीज बहुत तीखी करके चुभ जाना, नोक तो क्या है, बन जाती है, सदृश बन जाती है, यानी कि वो यादें जो हैं वो ऐसी चुभती हैं जैसे कि कोई नोकदार कोई चीज बन जाती है वैसी। तो यहाँ पर एक की उपमा दूसरे से की गई है, तो यहाँ पर सदृश जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, उपमा की गई है, आपको जो चीजें कंपेयर की गई हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है, सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या है। तो हमने आपसे बताया था कि कवि परिचय भी आपको पढ़ना है, तो इसमें अब जब हम कवि परिचय पढ़ेंगे तो उनके सुमित्रानंदन पंत जी का आपको जो है मूल नाम है वो भी पता चल जाएगा। तो क्या नाम होगा, गोगोई पंत, गोसाई दत्त, विजय दत्त या नंदन पंत। तो जो उनका नाम है, मूल नाम, वो है गोसाई दत्त, उनका मूल नाम है, एक्चुअल उनका नाम यही है, गोसाई दत्त। क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ। अब उनका जन्म कब हुआ, सन 1901, सन 1900, सन 1903 या 1910। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था सन 1900 में, यानी कि 1900 में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 45। 45 क्या है, दारुण का क्या तात्पर्य है। दारुण एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या होता है, घोर, निर्दय, कठोर या उपरोक्त सभी। तो दारुण का यहाँ ऊपर जितने तीनों वर्ड दिए गए हैं ये सभी मतलब निकलते हैं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। देखिए जहां पर उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी जैसे जो वक्तव्य आते हैं, जहां पर हम टिक लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉसिबल इस क्वेश्चंस के कितने आंसर हो सकते हैं, हम आपको सारे आंसर बता रहे हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाए तो सिर्फ इसका एक आंसर पूछा जाए, मगर हमारा जो मेन मकसद है कि आप उसके सभी आंसर से वाकिफ रहें। तो यहाँ हमने सभी आंसर दे दिए, तो आपको पता है कि दारुण का ये तीनों मतलब होता है। तो अब एग्जाम में अगर कोई भी पूछ लिया जाए तो आपको पता है तीनों है, अगर एक भी पूछा जाता है तो आप उस पर टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर दारुण का ये तीनों ही मतलब होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में हमारे पास क्या दिया गया है, कुर्क से क्या तात्पर्य। कुर्क शब्द जो शब्द इस्तेमाल किया, कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी, वहां पर कुर्क शब्द का क्या तात्पर्य होता है, बैल, पतली, नीलामी या कुत्ता। तो यहाँ पर कुर्क का तात्पर्य होता है नीलामी, यानी कि उन बैलों को खड़ा कर दिया गया। बहुत सारे लोग आए, किसी ने बोला कि हम 500 में लेंगे, किसी ने बोला 1000 में लेंगे, उसने बोला 5000 में लेंगे, किसी ने बोला 10,000 में लेंगे। तो जिसने जितनी ऊंची बोली लगाई उसको वो बैलों की जोड़ी मिल जाएगी। तो नीलामी का तात्पर्य यहाँ क्या होता है, बोली लगाना। आप बोली लगाइए, कितना जो मैक्सिमम लगाता है उसको वो चीज मिल जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 47। क्या है, चितवन से क्या तात्पर्य। चितवन शब्द जो इस्तेमाल किया गया उसका मतलब क्या होता है, बगीचा, खेत, दृष्टि या सम्मान। तो यहाँ पर चितवन का जैसे हमने बताया था, उस दृष्टि यानी कि उसकी आंखें भी हम बोल सकते हैं। तो उसकी दृष्टि यानी कि आंखों में एकदम शून्यता सी छा जाती है, तो चितवन का तात्पर्य है दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या दिया है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ पर हुआ। कौन सी ऐसी जगह थी जहां उनका जन्म हुआ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश, अल्मोड़ा उत्तरांचल। देखिए बाराबंकी जो है वो एक टाउन सिटी या सिटी का नाम ले लीजिए, और उत्तर प्रदेश यानी कि स्टेट का नाम है। तो सभी जगह कई सारे नाम दिए हैं, तो जैसे बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है, अल्मोड़ा उत्तरांचल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर उनका जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा उत्तरांचल में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49।
सुमित्रानंद पंत जी को कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? भाई अब इतने बड़े कवि थे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी तो उनको पुरस्कार भी मिले। कौन कौन से पुरस्कार मिले? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण या उपरोक्त सभी? तो सुमित्रानंद पंत जी को उपरोक्त सभी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इतने सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं तो जाहिर सी बात है इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति उनको पुरस्कार प्राप्त हुए। तो ये 3 पुरस्कार, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार उनको प्राप्त हुए हैं। अगर इनमें से एक भी ऑप्शन आता है तो आपको वो भी टिक लगाना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु कब हुई? अब उनकी मृत्यु कब हुई? 1900 में उनका जन्म हुआ तो मृत्यु कब हुई? 1977, 1972, 1974 या 1975? तो सुमित्रानंद पंत जी की मृत्यु हुई सन 1977 में, यानी कि 1977 में उनकी मृत्यु हुई थी, उनका देहावसान हुआ था। ये होगा, इस तरीके से वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है? अब हमने कई रचनाओं के नाम दिए तो इसमें कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। फिर है युगवाणी, ग्रामा, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमने कोशिश करी कि उनकी जितनी रचनाएं आपके बुक में दी गई हैं, उनके नाम उनके जीवन परिचय में दी गई हैं, वो सभी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उपरोक्त सभी। तो अब आपको ध्यान रखना है, उनकी इन सारी रचनाओं के नाम आपको याद करने हैं। अगर इसमें से सिर्फ एक नाम भी निकाल के आपका ऑप्शन में दे दिया जाए तो आपको पता रहे कि ये सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। तो ये सभी जितनी भी रचनाएं हमने यहाँ देखी, सभी जो हैं वो सुमित्रानंद पंत जी की ही रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? सुमित्रानंद पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? यानी कि जो इनिशियल होती है, जो स्टार्टिंग में प्राइमरी होती है, जो होती है प्री प्राइमरी या प्राइमरी जो होती है, वो शिक्षा उन्होंने कहाँ पे प्राप्त करी थी? बनारस में, इलाहाबाद में, कौसानी के गांव में या मथुरा में? तो उनका जन्म हमने देखा अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था, तो कौसानी उनका गांव था जहां उनका जन्म था। कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तरांचल, यानी कि गांव का नाम कौसानी था। तो इनका जो प्रारंभिक जो की शिक्षा थी वो कौसानी गांव में ही संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? सुमित्रानंद पंत की उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त करी? अब उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी जो शिक्षा होती है वो कहाँ पर प्राप्त करी? बनारस, इलाहाबाद, उपरोक्त दोनों या मथुरा? तो उन्होंने जो है अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस और इलाहाबाद से करी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? उपरोक्त दोनों ही जगह से हम सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? सुमित्रानंद पंत ने युवावस्था में अपनी पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी? जब वो यंग थे उसी समय उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इसका कारण क्या था? कुसंगति के कारण, मतलब उनकी जो फ्रेंड्स थे उनके सारे अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको ऊपर गलत प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर, यानी कि उस समय आज़ादी चल रही थी तो असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो गए, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। पारिवारिक आर्थिक स्थिति गिरने के कारण, यानी कि उनके परिवार में पैसों की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्हें जो है अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंत जी ने युवावस्था में अपनी जो पढ़ाई छोड़ी उसका कारण था असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर। वो आंदोलन में कार्यरत हो गए और इसलिए उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है? सुमित्रानंद पंत जी ने साहित्य की और कौन सी विधा में लेखन कार्य किया है? विधा मतलब हमने जैसे उनकी अभी जो एक पढ़ा, ये कविता, काव्य खंड में कविता में थी। विधाएं हम सभी जानते हैं, गद्य में भी अलग अलग विधाएं होती हैं, काव्य में भी अलग अलग विधाएं होती हैं। तो और कौन सी विधा में इन्होंने लेखन कार्य किया है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना, ये उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर उन्होंने ये उपरोक्त सभी यानी कि इन सभी में लेखन कार्य किया, यानी कि उन्होंने आलोचनाएं भी लिखी हैं, कहानी भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हुए हैं, आत्मकथा भी लिखी है। तो इन्होंने ये सभी कार्य किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी में हम टिक करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? सुमित्रानंद पंत जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? कुछ समय वो संपादन कार्य में भी जुड़े रहे, तो वो कौन सी पत्रिका थी? पत्रिका का मतलब होता है मैगजीन। किस मैगजीन के संपादन कार्य में वो जुड़े रहे?
उस पत्रिका का क्या नाम था? गुंजन, रूपाभ, स्वर्ण या उत्तरा? तो जिस पत्रिका में इन्होंने संपादन कार्य किया वो थी रूपाभ। रूपाभ पत्रिका में उन्होंने संपादन कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? सुमित्रानंद पंत कौन सी बोली का समर्थन करते हैं? मतलब उन्होंने कौन सी बोली में लेखन कार्य किया है और उन्हें कौन सी बोली ज्यादा पसंद रही है पढ़ने और लिखने दोनों में ही? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा या सधुकड़ी? तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं खड़ी बोली में उन्होंने लेखन कार्य किए भी हैं और उन्हें वो सबसे ज्यादा पसंद भी रही है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? वे आंखें कविता पंत जी के कौन से दौर की कविता है? उन्होंने कौन से दौर में ये कविता लिखी है? छायावादी, प्रगतिशील, मानववाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इन्होंने ये जो लिखी है ये है प्रगतिशील दौर में, जहां पर हमारा देश बदलाव में आ गया था, प्रगति कर रहा था। तो उसमें क्या है ना, जो कविताएं या लेखन कार्य किए गए उस दौर को ही पूरी तरीके से प्रगतिशील दौर के रूप में बोला गया। क्वेश्चन नंबर 59 में हमारे पास में है सरीखी का क्या तात्पर्य है? सरीखी शब्द जो है ना नोक सरीखी सदस्य, तो यहाँ पर सरीखी शब्द का क्या तात्पर्य है? सम्मान, समान, सामना या दृष्टि? तो यहाँ पर क्या है? सम्मान, समान। यहाँ पर किसी के समान, कोई चीज किसी चीज के समान, यानी कि हम सिमिलर बताते हैं, तो वहां पर यहाँ पर सरीखी का तात्पर्य होता है समान। किसी को मतलब हम बोले ये तुम तो इसके समान नहीं हो, तो हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं चीज को। फिर है क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है? बेदखल से क्या तात्पर्य? किस चीज को बेदखल जो कर दिया उसका क्या मतलब है? किसी भी बात में दखल ना देना, हिस्सेदारी से अलग कर देना, मतलब इसमें हमारा हिस्सा है उस चीज से अलग कर देना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बेदखल का तात्पर्य होता है हिस्सेदारी से बेदखल कर देना, यानी कि जैसे किसान था, किसान के अपने खेत थे, अब उसको उस खेत से बेदखल कर दिया, यानी कि उस पे महाजनों कब्जा कर लिया और उसकी जो हिस्सेदारी थी वो हटा दी, तो उसको वहां से बेदखल कर दिया। तो सही क्या है? हिस्सेदारी से अलग करना। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर नंबर जो हमारा 13 था वे आंखें, उसके एमसीक्यूज फिनिश किए। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आ रही, तो इस चैप्टर की व्याख्याएं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले करा चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। तो अब वो मिलेंगे कहाँ? आपको उसके लिए आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आपको आना कहाँ है? क्लास 11th में। जब आप यहाँ क्लास 11th क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही 11th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। तो आपको कहाँ पर टिक करना है? जहाँ पर हिंदी आएगा वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। हिंदी क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी की प्लेलिस्ट होगी, जहाँ उसके अंदर सभी बुक्स होंगी हमारी। तो आपका ये चैप्टर है आरोह बुक में, आप आरोह बुक को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उस बुक में जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ाए वो सभी सामने आएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 13 है वे आंखें, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं वो आपके सामने होंगे। तो जो भी टॉपिक आप समझना या पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को दूर करिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।